दिस इज आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नंबर थ्योरी और आज के इस लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम दिस रिमार्क। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि k को हमने इक्वल दिखाया था q रूट m के, और यहाँ फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमने k को q रूट m के इक्वल प्रूव किया था और इसकी जो डिग्री थी दैट वाज 2। आगे हम देख रहे हैं, रिमार्क में लिखा है कि सिंस m इज अ स्क्वायर फ्री, यहाँ पर m स्क्वायर फ्री नंबर है, m किसी भी स्क्वायर नंबर से डिवाइड नहीं होगा, लाइक 4, 9 एंड सो ऑन। तो हमने लास्ट लेक्चर में इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि m स्क्वायर फ्री है, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो क्योंकि m स्क्वायर फ्री है, m किसी भी स्क्वायर नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर हमने कॉन्ग्रुएंस में मेंशन कर दिया दैट m, अगर मैं m को 4 से डिवाइड कर रही हूँ तो उसका रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिलेगा। तो कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में मैं कैसे लिख सकती हूँ दैट m इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 4। सो आइदर m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4 और m is congruent to 2 modulo 4 और लास्ट वन है m is congruent to 3 modulo 4। अब रिमाइंडर जो है वो 4 से ज्यादा तो आएगा नहीं, 4 आता है दैट मीन्स कि रिमाइंडर फिर 0 ही हो गया। तो रिमाइंडर आने की क्या क्या चांसेस है, या तो रिमाइंडर 1 होगा या 2 होगा या फिर 3 होगा। तो अब थ्योरम पे आ जाते हैं। यहाँ पर रिमाइंडर 4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 है तब तो पूरा डिवाइड ही हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर हमेशा किससे लेस होता है, जिससे आपको हमेशा 4 से लेस ही रहेगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 1, 2, 3, 0 हो नहीं सकता क्योंकि m स्क्वायर फ्री नंबर है। तो नेक्स्ट जो थ्योरम है उसमें हमें बोला गया है कि लेट करो कि k q रूट m के इक्वल है, जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में प्रूव भी किया था। तो ये कैसी फील्ड थी, क्वाड्रेटिक फील्ड थी। क्वाड्रेटिक फील्ड कब होती है, जब इसकी डिग्री 2 होती है। ये जस्ट यहाँ पे k ओवर q की अगर डिग्री 2 है दैट मीन्स वो क्वाड्रेटिक फील्ड है, और k यहाँ पे q रूट m के इक्वल है। एंड लेट एल्फा बिलोंग्स टू k, एक हमने यहाँ से इसका एक एलिमेंट ले लिया अल्फा जो k से बिलोंग कर रहा है। देन एल्फा इज एल्जेब्राइक इंटीजर, ये आपको ध्यान देना है, हमें इसको बहुत बार डिस्कस किया है कि एल्जेब्राइक इंटीजर होता है या फिर एल्जेब्राइक नंबर होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। देन एल्फा इज एल्जेब्राइक इंटीजर ऑफ k इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, मतलब कन्वर्स पार्ट भी इसमें रहेगा। इफ एल्फा कैन बी रिटन एज एल्फा इज इक्वल्स टू a प्लस b टो। अब यहाँ पर ये जो टो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है वो आगे बताया गया कि वो रूट m के इक्वल है। अगर आपने फील्ड ऐसी ली हुई है तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट उठाते हो तो उसकी जो फॉर्म रहेगी वो इसी तरीके से रहेगी। आपने एल्फा को लिया है, Q किस फॉर्म में नजर आएगा, a प्लस बी टो की फॉर्म में, और टो यहाँ पर क्या है, रूट m है यहाँ, और यहाँ पे मेंशन है कि इससे है। सो टो रूट m की फॉर्म में होगा इंटू 2 और 3, या तो रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 2 या 3 आता है तब तो टो रूट m टाइप की फॉर्म में रहेगा। इफ रिमाइंडर 1 आ रहा है तो जो टो की फॉर्म होगी दैट विल बी 1 प्लस रूट m बाय 2। अभी हमने रिमार्क में यही डिस्कस किया था कि जो रिमाइंडर है या तो वो 1 होगा या 2 होगा या फिर 3 होगा। तो अब जो हम थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि अगर रिमाइंडर 2 या 3 है, या फिर ऐसा आप बोल सकते हो कि अगर ये दो कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई हो रही हैं तो जो आप एलिमेंट ले रहे हो अल्फा इस फील्ड का, उसकी जो फॉर्म होगी उसमें जो ये टो होगा वो सिर्फ रूट m टाइप का आपको दिखाई देगा। बट अगर ये वाला से सेटिस्फाई हो रहा है जिसमें रिमाइंडर 1 आ रहा है, उस केस में जो टो की फॉर्म होगी वो होगी 1 प्लस रूट m बाय 2। अब आ जाते हैं प्रूफ पे, यही हमें प्रूफ करना है, और ये इफ एंड ओनली इफ मतलब कन्वर्स पार्ट भी इसमें होगा। तो प्रूफ के लिए किया, दोनों पार्ट हम प्रूफ करने वाले हैं। सो हमने लेट किया कि लेट एल्फा जो है वो a प्लस b रूट टाइप का है, वेयर टो इज गिवन एज अबव। हमने ये लेट कर लिया कि m कॉन्ग्रुएंट है 2 और 3 मॉड्यूलो 4, m is congruent to 2 और 3 modulo 4. Now required to prove is that alpha is algebraic integer। कर देंगे कि अल्फा क्या है, algebraic integer। अभी मैंने आपको बताया भी कि नंबर और इंटीजर दोनों में डिफरेंस है, तो हमें ये प्रूव करना है कि अल्फा algebraic integer होगा।
नाउ अल्फा की फॉर्म क्या है? अल्फा की फॉर्म है a प्लस बी रूट m। अब अगर मैं a को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करती हूँ, सो इट विल बी अल्फा माइनस a इज इक्वल्स टू b रूट m। अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दे, सो ये हो जाएगा अल्फा माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, m आ जाएगा, रूट हट जाएगा यहाँ से। यहाँ पर हम लगा सकते हैं आइडेंटिटी, सो इट विल बी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये b स्क्वायर m को भी लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रखा है, तो इस तरीके से लिख दिया। सो ये आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो दिस विल बी अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसको देखूंगा, जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है किस पॉलिनोमियल को, ये तो खैर इक्वेशन हो गई, तो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? जहां पर भी अल्फा है वहां पर अगर मैं x लिख दूं तो एक इक्वेशन मुझे मिल जाएगी जो सेटिस्फाई हो रही है किसी अल्फा से। तो आई कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m इज इक्वल्स टू 0। इसीलिए जो कांस्टेंट पार्ट है वो एक साइड कर दिया और अल्फा स्क्वायर पहले लिख दिया, सो दैट ये एक इक्वेशन हो जाएगी और हम ये बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन इस इक्वेशन को अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है। हम अब देखो, हम क्यों एक इक्वेशन की बात करें? मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी अलजेब्राइक इंटीजर की, कि मैं अल्फा को अलजेब्राइक इंटीजर तब बोलूंगी जब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एक इक्वेशन ऐसी मिल जाएगी जो किससे सेटिस्फाई हो रही हो? अल्फा से सेटिस्फाई हो रही हो। तो हमें अगर इसको अलजेब्राइक इंटीजर दिखाना है तो हमें तो एक इक्वेशन पे बात करनी ही पड़ेगी कि कैसी इक्वेशन है हमारे पास जो अल्फा के थ्रू सेटिस्फाई हो रही है। तो हमने अल्फा जिस फॉर्म का था उसकी हेल्प ली और फिर उससे बता दिया कि इस टाइप की इक्वेशन हमें मिल रही है। ठीक है, जैसे आप मान लो कि अभी मैं इंटीजर की बात ना करके लेट्स से मैं कोई अलजेब्राइक नंबर की बात करती हूँ, तो वो मान लो वो उसकी वैल्यू है b बाई a, तो x की वैल्यू क्या हो गई? b बाई a हो गई। अब मुझे बताना है कि क्योंकि अलजेब्राइक नंबर है तो उसकी कोरेस्पॉन्डिंग मुझे इक्वेशन मिलनी चाहिए। तो आप क्या करोगे? जो वो आपको रूट मिल रहा है उसी की हेल्प से तो आप क्या कर सकते हो? एक इक्वेशन सकते हो। तो हमने क्या किया? इसको इधर शिफ्ट कर दिया, 2a इज इक्वल्स टू b हो गया। देन हमने इसको इधर शिफ्ट किया, 2a this is x, sorry this will be ax is equals to b हो गया। फिर हमने इसको इधर शिफ्ट किया और ये हो गई हमारे पास एक इक्वेशन। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो आपके पास रूट है उसकी हेल्प से हमने एक इक्वेशन बनाने की कोशिश की है, वही सेम काम हमने यहाँ पर किया है कि फॉर्मली जैसा भी अल्फा था उसकी हेल्प लेकर हमने इसको प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में है कि अल्फा इज a प्लस b टॉ की फॉर्म में, और हमने बट ये बोला कि जब हमारा m कॉन्ग्रुएंट होगा 2 या 3 के, और जब हम मॉडुलो 4 कैलकुलेट कर रहे हैं तो टो जो है वो हमें रूट m की फॉर्म में नजर आएगा, इसलिए हमने इसको रिप्लेस कर दिया और उसके बाद तो हमने कुछ नहीं किया, बस सॉल्व किया इसको। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? दैट दिस इज अलजेब्राइक इंटीजर बाय डेफिनेशन। सो व्हाई वी आर सेइंग दैट अल्फा इज एन अलजेब्राइक इंटीजर नॉट अ नंबर? क्योंकि हमें पता है अगर मुझे इंटीजर पे बात करनी है तो इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है दैट शुड बी यूनिटी। ओके, तो ये चीज तो यहाँ पर हमने शो कर दी। नाउ लेट m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4। 2 और 3 का केस तो हम बता चुके, अब हमें आ जाना है 1 वाले केस पे, जो 1 वाला कॉन्ग्रुएंस था। तो उस केस में जो टॉ की फॉर्म है वो हमें क्या दी हुई है? 1 प्लस रूट m बाई 2। ठीक है, अब इसको भी हम सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, अगर मैं b को इसमें मल्टीप्लाई कर दूं ब्रैकेट में, तो एक तो मेरे पास आ जाएगा b बाई 2, दूसरा मेरे पास आ जाएगा b रूट m बाई 2। तो हमने इसको अलग अलग करके लिख लिया। अब जैसे पहले हमने सॉल्व किया था वही सेम काम हम करेंगे, हमने इसको कर दिया शिफ्ट। ठीक है, तो आप चाहो तो अगर b बाई 2 में ये जो 2 है सिर्फ वो b के नीचे है, अगर मुझे इसके a के डिनोमिनेटर में भी 2 चाहिए तो आई कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, और इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव में, दैट अल्फा माइनस दिस इज इक्वल्स टू b रूट m बाई 2। देन अगेन बोथ साइड्स अल्फा यहाँ पे आइडेंटिटी हो जाएगी, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे जाएगा। कुछ नहीं है, जो लास्ट जैसे आपने सॉल्व किया था वही सेम काम आपको यहाँ पर भी करना है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करना है आपको कि एक्स स्क्वायर की पावर वाली जो टर्म्स है एक साइड कर लेंगे, एक्स की जो
जिनके साथ x है उनको एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट वाली टर्म को एक साथ लिख देना है, ठीक है। ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि यहाँ पे अल्फा है तो सारी चीजें अल्फा स्क्वायर इन और अल्फा एंड ये जब आप आइडेंटिटी इस पे अप्लाई करोगे तो आपको बस टर्म्स को अलग अलग करके लिख लेना है। तो अब जहां पर अल्फा है उसको हमने इन जनरल एक x से रिप्लेस कर दिया इन ऑर्डर टू शो कि मुझे एक ऐसी इक्वेशन मिल रही है जो अल्फा के थ्रू सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर। अब यहाँ पर विच हैज नेक्स्ट वी कैन से विच हैज इंटीग्रल कोएफिशिएंट since m minus 1 by 4 this will belongs to integer, therefore this implies alpha is an algebraic integer, ठीक है। तो ये आप कैसे बोल पा रहे हो, क्योंकि अभी हमने कॉन्ग्रुएंस लिया है, हमने यहाँ पे बताया है कि इफ m is congruent to 1 modulo 4, मतलब जब आप इसको 4 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, आपको रिमाइंडर 1 मिल रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो नंबर हमें मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, इंटीजर से मिलेगा। तो सारे कोएफिशिएंट्स कैसे हैं, इंटीजर कोएफिशिएंट है। ए और बी तो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ए और बी हमारे इंटीजर से बिलोंग करके, तो हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा जो है वो अलजेब्राइक इंटीजर है। तो अभी इतने यहाँ तक की अगर मैं बात करूं तो हमने क्या किया, हमने जो कॉन्ग्रुएंट और हमने अपने रिक्वायर्ड टू प्रूव वाले पार्ट में रखा कि हम ये प्रूव कर देंगे दैट अल्फा इज अलजेब्राइक इंटीजर, ठीक है। ये तो हमने किया था अपने फर्स्ट पार्ट में। अब क्योंकि ये जो थ्योरम है वो इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम है, वाइस वर्सा भी चलेगा, अगर अलजेब्राइक इंटीजर है तो वो कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई करने चाहिए उस केस में। सिंस अल्फा के से बिलोंग कर रहा है, के किसके इक्वल है, क्यू रूट एम के इक्वल है, देन वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट एम बाई सी, ठीक है। तो हमने अल्फा एलिमेंट कैसा दिखाई देगा अगर वो के से बिलोंग करता है, तो इस टाइप का। तो हमने मेंशन कर दिया ए बी इंटीजर से लिए गए हैं और ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। सो विद जनरलिटी वी एज्यूम कि सी कैसा है, पॉजिटिव है। और हमने ये मान लिया कि जीसीडी क्या है, तीनों का आपस में 1, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। नाउ अल्फा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये जो जीसीडी की बात हो रही है, आगे हम जीसीडी पर ही डिस्कस करने वाले हैं कि हमने अल्फा माना हुआ है ये वैल्यू, ठीक है। तो अगर सी को मैं इधर शिफ्ट करती हूँ, सो दिस विल बी अल्फा इंटू सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट एम। ए को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा अल्फा सी माइनस ए इज इक्वल्स टू बी रूट एम। दोनों साइड पे स्क्वायर करते हैं, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड वी गेट, इस पे लग गई आइडेंटिटी, सॉरी इस पे लग गई आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर रूट एम। आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर दिया एंड अगेन जो अल्फा स्क्वायर है वो हमने एक साथ कर लिया, अल्फा की टर्म को एक साथ कर लिया और कांस्टेंट की टर्म को इधर लिख दिया। अब इस पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया सी स्क्वायर से, क्योंकि हमें अल्फा स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, उसको बनाना था यूनिटी। डिवाइडिंग दिस होल इक्वेशन बाय सी स्क्वायर, तो यहां से हट जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी एक सी प्रेजेंट था तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आ गया ये, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। नाउ दिस अल्फा सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। अब अगर अल्फा की वैल्यू तो हमें पता है क्या है, मैं इसको अल्फा के लिए एक ऐसी इक्वेशन ढूंढ रही हूँ उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग, या हमें एक ऐसी इक्वेशन मिल गई जो किससे सेटिस्फाई हो रही है, अल्फा से सेटिस्फाई हो रही है। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। सिंस अल्फा कैसा है, इंटीजर, क्योंकि इस केस में तो चल रहे हैं दैट अल्फा is an algebraic integer, so the coefficient in equation number 1 must be integers। तो जो भी coefficients होंगे इक्वेशन नंबर 1 में वो कैसे होंगे, इंटीजर्स होंगे, ये तो बाय डेफिनेशन हमें पता है। देन अगर ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो टर्म हमें मिली है, जो x का कोएफिशिएंट है 2a by c, दिस c डिवाइड्स 2a, एंड देन अगर हम कांस्टेंट टर्म पे जाते हैं तो वहां से हमें क्या पता चल रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो टर्म है वो भी सी स्क्वायर से डिवाइड होगी। तो नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या बोल रहे हैं कि सी स्क्वायर डिवाइड्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम, ठीक है। ये दोनों चीजें हमें पता चल गई क्योंकि अल्फा कैसा है, अल्फा हमारा अलजेब्राइक इंटीजर है। तो अगर हम
b को 0 मान लेते हैं। अगर हमने b को 0 माना तो यहां से ये हट जाएगा और हमें मिल जाएगा कि सी स्क्वायर किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और यहां से हमें ये चीज मिल गई कि सी फिर किसको डिवाइड करेगा, ए को डिवाइड करेगा। इन दिस केस बिकम्स, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे जो b वाली डी वो हमारी 0 हो गई क्योंकि हमने b को क्या लिया हुआ है। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, देखो जो पहले हमने बोला इफ b इज इक्वल्स टू 0, तो वहां से हमें ये पता चल गया कि जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, अगर उसमें मैं b की वैल्यू को 0 पुट कर दूं तो ये हट जा रहा है, पूरा b माइनस बी स्क्वायर एम हट जा रहा है। और ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो मेरी रिड्यूस हो गई इसमें, और b को 0 लेने से यहाँ से एक चीज हमें और पता चल गई कि c जो है c डिवाइड्स a। तो इसको हम ये बोल सकते हैं माइनस a बाई सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है। तो एक x की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिली, दिस इज a बाई सी। और अभी हमें पता यहाँ से पता भी है कि b अगर 0 होता है तो c डिवाइड्स a। तो अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई a c। नाउ बट c डिवाइड्स a, तो अगर वो उसको डिवाइड कर रहा है तो a बाई सी जो हमें मिलेगा डिवाइड करने के बाद वो एक इंटीजर मिलेगा। देन अल्फा इज इक्वल्स टू a एंड इट इज ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर्म a प्लस 0 रूट m बाई सी। ठीक है, तो हमारी अल्फा की जो फॉर्म थी वो थी a प्लस बी रूट m बाई सी। और जो पहला केस हमने डिस्कस किया उस केस में हमने b की वैल्यू 0 मानी। तो जब मैं इसमें पुट करूंगी तो जो मुझे अल्फा दिखाई देगा वो कौन से फॉर्म में दिखाई देगा, a प्लस 0 रूट m बाई सी फॉर्म का। तो आप देख रहे हो कि फॉर्म हमें ऐसी मिल गई और जो अल्फा की वैल्यू है वो a बाई सी है, और क्योंकि c a को डिवाइड करता है तो ये भी हमें एक इंटीजर मिल जाएगा। तो ये पोर्शन तो हो गया जब हम ये मानकर चल रहे हैं कि b की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस हमने ये लेट किया कि b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। b की वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं है और तो हमने ये भी लेट कर लिया कि जो जीसीडी a और c का वो d है, क्या कॉमन होगा, तो हमने मान लिया कि a और c के बीच में d कॉमन है। ठीक है, तो जीसीडी ऑफ a एंड c इज d। देन अगर ये इसका जीसीडी है तो d a को भी डिवाइड करेगा, d c को भी डिवाइड करेगा। तो d डिवाइड्स a, d डिवाइड्स c। यहां से हम एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं, d स्क्वायर विल डिवाइड a स्क्वायर, d स्क्वायर विल डिवाइड c स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 से हमें ये चीज पता है कि c स्क्वायर किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर m को, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में जो कोएफिशिएंट्स हैं दैट शुड बी इंटीजर्स। तो वहां से हमें ये रिजल्ट पता लगा था कि ये आपस में डिवाइड करेंगे। सो ये रहा इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से। ये इक्वेशन नंबर 1 में हमारी इक्वेशन 1 में हमारी इक्वेशन लिखी हुई है, और इक्वेशन नंबर 2 से हमें ये दो बातें पता है कि c 2a को डिवाइड करता है और c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, मतलब ये जो है c स्क्वायर जो है इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता है, उसका यूज हमने किया है। c स्क्वायर डिवाइड्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर m एंड d स्क्वायर किसको, c स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, दैट d स्क्वायर डिवाइड्स a डिवाइड्स b। पहली ये कंडीशन आ रही है कि a डिवाइड्स b एंड c डिवाइड्स a। ठीक है, अगर मैं इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, उसके बाद ये नेक्स्ट आ गया, इसको c मान लेती हूँ, तो a डिवाइड्स b, c डिवाइड्स a। तो यहां से हमने रिजल्ट निकाल दिया दैट c डिवाइड्स b। तो d स्क्वायर किसको डिवाइड करेगा, d स्क्वायर फिर इसको डिवाइड करेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर m को। बट d स्क्वायर डिवाइड्स a स्क्वायर, ये हमने स्टार्टिंग में लिख दिया था। तो अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो फिर इसको, अगर इस पूरी वैल्यू को, इस पूरी टर्म को डिवाइड कर रहा है वो, तो इसमें से हमने ये तो बोल दिया कि वो इसको डिवाइड करता है, तो फिर ये इसको भी d स्क्वायर इसको भी डिवाइड करेगा। तो यहां से हमें ये रिजल्ट कि d स्क्वायर शुड डिवाइड b स्क्वायर m। नाउ दिस m इज स्क्वायर फ्री नंबर। ठीक है, m स्क्वायर फ्री नंबर है, इसका मतलब ये कि m किसी भी
किसी भी ऐसे नंबर से डिवाइड नहीं होगा, किसी स्क्वायर नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो डी के स्क्वायर से भी डिवाइड होगा, फिर डी स्क्वायर किसको डिवाइड कर रहा होगा, फिर बी स्क्वायर को, क्योंकि ये तो अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके किसी भी मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, तो ये तो कोई इशू नहीं है कि बी स्क्वायर एम को कैसे डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो एम स्क्वायर फ्री नंबर होने की वजह से डी स्क्वायर इसको तो डिवाइड नहीं कर सकता, दैट मीन्स वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि डी डिवाइड्स बी। तो आप स्टार्टिंग में देखो हमने कहा डी डिवाइड्स ए, डी डिवाइड्स सी, यहाँ पे ये भी प्रूव कर दिया दैट डी डिवाइड्स बी। तो ये तीनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब तीनों की जीसीडी को डिवाइड करेगा, क्योंकि तीनों में कॉमन है इसका मतलब फिर तो ये। और जीसीडी थी क्या, 1 थी, इसका मतलब कि अगर मैं कहती हूँ कि डी डिवाइड्स 1, तो दिस इंप्लाइज डी की वैल्यू क्या होगी, तो जीसीडी ऑफ ए सी जो हमने डी माना होगा 1 आ गया। मूविंग ऑन, बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 थी कि सी 2a को डिवाइड कर रहा है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम को डिवाइड कर रहा है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ए और सी में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों का जीसीडी तो 1 है, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज C2 को डिवाइड कर रहा होगा। अगर C2 को डिवाइड कर रहा है देन हम 2a को सकते हैं कि वो डिवाइड कर रहा है, क्योंकि फिर वो मल्टीपल हो जाएगा ना, 2a तो मल्टीपल हो गया फिर तो। अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, अभी बोला कि जीसीडी 1 है, तो दैट मीन्स C डिवाइड्स 2। अब या तो C की वैल्यू 1 होगी तो ये चीज ट्रू है, या तो C की वैल्यू फिर 2 होगी तो भी ये चीज ट्रू है। अगर मैं ये बोलती हूँ कि C की वैल्यू 1 है, देन जो हमने अल्फा की वैल्यू मानी थी दैट a प्लस बी रूट एम बाई सी की वैल्यू दूंगी तो ये 1 हो जाएगा, और फॉर्म कैसी मिल जाएगी मुझे, a प्लस बी रूट एम टाइप की मिल जाएगी। a और b दोनों इंटीजर्स हैं, तो आपके पास क्या a और b इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, m आ जाएगा, या तो वो 2 के कॉन्ग्रुएंट होगा या तो वो 3 के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो 4। देन अल्फा इज ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म। अब मैं अगर c की वैल्यू 2 मान लूं तो c इज इक्वल्स टू 2। अब जो मेरी अल्फा की फॉर्म होगी वो इस टाइप से हो जाएगी, a प्लस बी रूट एम बाई 2। सिंस जीसीडी ऑफ a एंड c 1 के इक्वल है एंड c की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो ये 2 हो गया, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये इवन क्वांटिटी तो हो नहीं सकती। इवन क्वांटिटी होगी तो आपको एटलीस्ट 2 तो कॉमन मिल ही जाएगा, 2 तो जीसीडी में आ ही जाएगा। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि a एक भी कॉमन नहीं है। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जो हमने कहा था कि सी स्क्वायर डिवाइड स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम, तो ये इसका मतलब मुझे क्या वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा जब मैं 4 कर रही हूँ, ठीक है। फिर तो मेरे पास अगर c की वैल्यू 2 है, आप इसको स्क्वायर कर दो, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये इसको डिवाइड कर रहा है, इससे डिवाइड करने पर भी फिर रिमाइंडर 0 ही आ जाएगा। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, आप इसको उधर शिफ्ट करो, यू कैन से a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू b स्क्वायर m मॉडुलो 4। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। जस्ट अभी हमने बोला कि a क्या है, ऑड है, क्योंकि हमने a और c में ये बताया कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और c की वैल्यू को 2 ले लेते हो तो a वैल्यू आपकी ऑड हो गई। एंड m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, मैं इसकी बात कर रही हूँ, m स्क्वायर दिस इज ऑड वैल्यू, ये तो ओके। और जब हम m को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल रहा है रिमाइंडर। तो मैं फिर बी स्क्वायर के बारे में क्या बोल सकती हूँ, उस केस में भी फिर स्क्वायर से भी हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। ऑड वैल्यू है, ऑड का आप स्क्वायर कर रहे हो, यू आर गेटिंग एन ऑड वैल्यू। 4 एक इवन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास जो है रिमाइंडर 1 आ गया, मतलब 0 नहीं आएगा, क्योंकि वो a स्क्वायर आपके पास एक ऑड वैल्यू बन जाती है और मैं डिवाइड किसी इवन वैल्यू से कर रही हूँ। और यहां की बात कर रहे हैं तो m के बारे में मुझे पता है कि m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4। तो यहां से हम क्या बोल पा रहे हैं कि b स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4। जब भी आपके पास रिमाइंडर 1 आ रहा है तो आप जो वैल्यू लेकर चल रहे हो दैट मीन्स वो कैसी है, फिर ऑड है। इवन होगा तो वो रिमाइंडर 1 तो देगा नहीं, फिर तो 0 ही आएगा। देन b कैन नॉट बी इवन। फिर यहां से हम पा रहे हैं कि b अगर ऑड है, यहां से हमें पता चल रहा है, तो मैं b को इवन नहीं बोल सकती। फिर अब जो हमारे पास फॉर्म थी अल्फा की a प्लस बी रूट एम बाई डी, तो दिस इज इक्वल्स टू b, ये यहाँ पर
अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो ये हो जाएगा b/2 प्लस b रूट, इसको भी अलग अलग करके लिख लिया, इसको भी अलग अलग करके लिख लिया। अब ये जो अल्फा की फॉर्म थी वो ये थी a प्लस b रूट m/2। तो हमने किया क्या है, हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है किसका, b/2 का। जब हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कुछ इस टाइप की फॉर्म होगी, ठीक है। देन अल्फा इज ऑफ द फॉर्म x प्लस वाई टो, ठीक है। तो ये आपकी एक तरीके से x की तरह एक्ट कर रही है। ये आपकी में हमने बताया था कि अगर रिमाइंडर 1 आता है तो टो की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 प्लस रूट m/2 की होनी चाहिए, ठीक है। एक्स वाई कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। टो की वैल्यू भी हमने मेंशन कर दी, आप चाहो तो बता सकते हो वेयर x इज दिस, y इज दिस। सिंस a माइनस b, ठीक है, a आपका इंटीजर है, b आपका इंटीजर है, a माइनस b इज ऑल्सो इंटीजर। जब आप डिवाइड तो आपको a माइनस b क्या है, एक इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमने इसको पूरा x ही लेट करा हुआ है। और ये हो गया इसका प्रूफ। नेक्स्ट जो हमारा रिमार्क है उसका नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं रिमार्क की स्टेटमेंट आपको बता देती हूँ। इसमें है कि m is congruent to 1 modulo 4, then alpha is an algebraic integer of q root m। अभी हमने डिस्कस किया। if and only if alpha is equals to a plus b root m/2। अभी ये भी हमने डिस्कस किया कि अगर ये कॉन्ग्रुएंस है तो अल्फा की फॉर्म जो होगी, सॉरी हमने टो की बात की थी उसमें, दैट a प्लस b जो टो है, सॉरी दिस इज अल्फा इज इक्वल्स टू, इस तरह का हमने माना हुआ है। और इफ अगर m जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4 आता है तो जो हमारी टो की फॉर्म होगी वो होगी 1 प्लस रूट m/2 टाइप की, ठीक है। तो इसमें अब क्या अलग है इस रिमार्क में, और a और b मेंशन है कि इंटीजर से बिलोंग करते हैं, एंड ऑफ सेम पैरिटी, ये है रिमार्क में जो अलग है। और इसका हम प्रूफ देखेंगे। बेसिकली जो हमने थ्योरम डिस्कस करी उसमें भी आप देख रहे हो कि ऑड एंड इवन की बात हो रही है, जो जिसकी हेल्प से हमने इस थ्योरम को प्रूफ किया है कि अगर ऑड, ये वैल्यू ऑड है तो उसको फिर इवन होना होगा या जो भी है। तो रिमार्क में अब जो एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ है जो हमें प्रूफ करना है और जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि सेम पैरिटी के होंगे। सेम पैरिटी का मतलब क्या है कि दोनों साथ में इवन होंगे या दोनों साथ में ऑड होंगे। पैरिटी यहाँ पर ऑड और इवन को बता रहा है, तो सेम होनी चाहिए। उसी का प्रूफ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको लास्ट थ्योरम में कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सो दैट हम फिर जो भी डाउट्स आपके रहेंगे वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे, ठीक है। वो मैं आप लोगों को बता दूंगी जब मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करूंगी, तो मुझे पता होगा कि आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे समझ में नहीं आई है, तो I can explain you. That's it. Thank you for listening.